ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा था। तो उस दौरान जो है ब्रिक्स देशों ने एक यूरोपीय संघ का एक कह सकते हो कि ग्रीन टैक्स टाइप का या ग्रीन मैकेनिज्म टाइप का एक है CBAM, इसको कहते हैं कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, जो कि 2023 से ही शुरू हुआ था, 2025 तक वो उसको ऐसे है। इसके बाद 2026 से ये कंपलसरी टाइप का हो जाएगा, जिसको विकासशील देशों द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। तो उसको लेकर कहा गया है कि ये CBAM और इसी तरह के अन्य जलवायु बाधाओं को, जलवायु व्यापार बाधाओं को ब्रिक्स उसकी निंदा करता है और उसको अस्वीकार करता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें हम समझें कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है। जलवायु जब परिवर्तन के कारण, जब मतलब ग्रीन हाउस गैस बढ़ा, उत्सर्जन बढ़ा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां दिखाई देने लगी, तो वैश्विक स्तर पर प्रयास शुरू किया गया। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल में जो है जापान के क्योटो में प्रोटोकॉल हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएट जो है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो विकसित देश हैं वो जिम्मेदार हैं इस जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए। यानी जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन देखा जा रहा है, भूमंडलीय तापमान वृद्धि देखी जा रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं विकसित देश या औद्योगिक देश इसके लिए जिम्मेदार हैं। और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि वह कटौती करे और विकासशील देश जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उसको मदद करे। और क्योटो प्रोटोकॉल में विकासशील देशों को एक तरह से छूट दी गई थी। ठीक है, फिर समय बीता, पेरिस एग्रीमेंट आया और क्योटो प्रोटोकॉल में भी बहुत कुछ नहीं हो सका था, क्योंकि विकसित देशों को लगने लगा था कि चीन का जिस तेजी से 90 के दशक के बाद से चीन का जिस तेजी से जो है ग्रोथ हुआ और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने लगी और विकासशील देश होने के बावजूद भी उसकी स्थिति कई सारे विकसित देशों से ज्यादा हो गई। उसी तरह से भारत की भी स्थिति देखा जाने लगा, और भी कुछ विकासशील देश थे, लेकिन मेनली टारगेट जो है भारत और चीन और भारत ही थे। ऐसे में विकसित देशों ने एक सोचा कि हम विकासशील देशों को भी इसमें शामिल कर देते हैं जलवायु परिवर्तन में को रोकने के लिए, कार्बन उत्सर्जन में कमी को लेकर। जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो विकासशील देशों को फ्री रखा था, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखा था, विकसित देशों पर एक टारगेट बेस्ड जिम्मेदारी था। पेरिस एग्रीमेंट में विकसित देशों ने एक ये किया कि विकासशील और विकसित दोनों देशों का सभी की साझा जिम्मेदारी के नाम पे ये कहा गया कि विकसित देश हैं उनके लिए जो नेट जीरो हासिल करना है। नेट जीरो मतलब जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करें उतना कार्बन डाइऑक्साइड आप जो है वातावरण से एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो, यानी आप वनीकरण कर सकें या अन्य प्रौद्योगिकी के जरिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरह से उत्सर्जन न करें भी तो उतना आप वापस खींचने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। तो जो विकसित देश हैं उनके लिए नेट जीरो का लक्ष्य जल्दी रखा गया। जो विकासशील देश हैं उनको कहा गया कि आप स्वेच्छा से अपना नेट जीरो का लक्ष्य रखिए, और एक तरह से एक चाल चली गई जिसमें विकासशील देशों की भी जिम्मेदारी इसमें की गई। लेकिन फिर भी विकासशील देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को लेकर, उत्पादन को लेकर कुछ छूट दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित देशों द्वारा, औद्योगिक देशों द्वारा जो ग्रीन हाउस फुटप्रिंट था, कार्बन फुटप्रिंट था, उसका एक तरफा रूप से जो है उपयोग किया गया। और जब विकासशील देश अपने विकास की यात्रा में थे तो उनको अगर छूट नहीं दिया जाता तो एक अन्याय था। ठीक है, हुआ क्या कि इसके कारण जो विकासशील देश हैं, एक तो इनके यहाँ पे लेबर सस्ता है और भी कई सारी चीजें हैं, बड़े पैमाने पर बड़े लार्ज स्केल पैमाने पर उत्पादन होता है, खासतौर से चीन आदि देशों में। उसके कारण जो विकसित देश हैं वहां पे उनके द्वारा किया गया उत्पादन, चूंकि उनके यहाँ पे एक तो लेबर महंगा है, दूसरी बात यह है कि उनको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मानकों को ध्यान में रखते हुए
एक्सटेंसिव कार्बन कटौती करना पड़ता, जिसके कारण जो है पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ता, जिसके कारण उनका उत्पादन बड़ा महंगा हो जाता था। और विकासशील देशों में उत्पादन वो उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता था, यानी कोयले की बिजली का वो प्रयोग कर सकते हैं, विकसित देशों के लिए नहीं है, तो उनके लिए महंगा पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप अगर कोयले की बिजली नहीं बनाएंगे तो जो भी बिजली बनाएंगे वो कोयले की बिजली से महंगा ही पड़ेगा, तो उसका उत्पादन खर्च बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है उनका उत्पादन महंगा होता था। तो विकसित देशों को लगता था कि विकासशील देशों के प्रोडक्ट जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हैं। तो मेन कारण ये था कि विकसित देशों को लगता था, उसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, कि जो विकासशील देश हैं उनको जो उत्सर्जन कटौती में जो छूट मिली हुई है उनके कारण उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ पे सस्ता पड़ता है, और हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उत्पादन है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता है। तो इसको रोका कैसे जाए, दिमाग कैसे लगाया जाए भाई, कैसे किया जाए। अब आप व्यापार की तहत, WTO नॉर्म की तहत आप कोई ट्रेड बैरियर तो लगा नहीं सकते हैं कि आप टैक्स लगाएंगे, तो भाई क्यों लगाएंगे। तो इन्होंने एक जो यूरोपीय यूनियन वाले हैं, जो आज अपने को लोकतंत्र और दुनिया के जितनी अच्छी चीजें होंगी उन सबका अपने को मसीहा कहते हैं, जबकि दुनिया की जितनी भी बुरी चीजें हैं उन सबके प्रेरणा स्रोत, उन सबके उत्पत्तिकर्ता यही विकसित देश और पश्चिमी देश या यूरोपीय देश ही होंगे। ठीक है, इनके द्वारा एक विचार आया कि भाई हम जो है सिर्फ अपने यहां ही कार्बन कटौती नहीं करेंगे, हम दुनिया के हर देश में कार्बन कटौती करेंगे। मतलब समझ रहे हो कि हमारे यहां पे सिर्फ कार्बन कटौती वाली नियम बने, ऐसा नहीं है। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि दुनिया में कहीं भी कार्बन कटौती न की जा सके। उसके लिए हम एक बड़ा बेहतर, इन्होंने कहा कि हमने प्रकृति के जलवायु परिवर्तन के लिए या पर्यावरण अनुकूल हमने एक बड़ा बेहतर विचार लेकर आए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। नाम सुनिए इनका, ये है 2023 में लाए थे यूरोपीय संघ ने। इसके तहत मैं आपको एक उसका बना के दिखा देता हूं। ये यूरोपीय यूनियन के देश हैं, ये रेस्ट कंट्री है, रेस्ट वर्ल्ड। ठीक है, यहां पे कोई फैक्ट्री लगी है, ये कोई प्रोडक्ट यानी इस्पात, स्टील बनाती है, एल्यूमिनियम बनाती है, कुछ भी बनाती है। सपोज दैट इसको स्टील या एल्युमिनियम बनाती है, तो 1 टन अगर कोई स्टील बनाती है, तो सपोज दैट एक उदाहरण बता रहा हूं, मान लिया कि 1 टन जो है या 100 किलोग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकल रहा है। ठीक है, और इसके लिए जो है इनके यहां पे EU में, और इसका कुछ मान लिया पर्टिकुलर इस 1 टन की कीमत पड़ रही होगी 100 रुपए, सिंपल मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूं। और एक बन रहा है इंडिया में, ये रेस्ट वर्ल्ड में इंडिया भी आ जाएगा, चाइना भी आ जाएगा, इंडिया प्लस चाइना प्लस अन्य जो देश हैं, यहां पे भी एक स्टील फैक्ट्री लगी है, वो भी स्टील बना रहा है। यहां पे 1 टन बना तो यहां पे छूट है, आप किसी भी तरह की ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे में यहां पे 1 टन बन रहा है, तो वो जो है मान लिया कि 200 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है। लेकिन इसका खर्चा, चूंकि बिजली सस्ती पड़ रही है, रेगुलेशन कम है, तो इसका खर्चा मान लिया यहां पे आ रहा है 70 रुपए आ रहा है पर टन का। अब नॉर्मल कंडीशन में ये देखा जाए तो कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि ये जो देश हैं, ये EU आदि देश विकसित देश हैं, ये जो है ऐतिहासिक रूप से इन्होंने कार्बन का उत्सर्जन किया है, तो इन पर रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो लग ही रहा है। अब इन पे लग रहा है, अब ये यहां से बाय द वे भाई फ्री मार्केट है, कोई भी वस्तु कहीं जा सकती है। मान लिया यहां से 1 टन चला गया, यहां पे 70 रुपए यहां खर्चा आ रहा है, 10 रुपए और मान लो माल भाड़ा, यहां पे यही सामान आके 80 रुपए पर टन मिलने लगे, और यहां पे उत्पादित वस्तु बन रही है 100 रुपए टन की। तो जो खरीदार होगा वो क्या करेगा, उसको तो स्टील देखना है, तो उसको लगेगा कि यार यहां पे हो सकता है उपभोक्ता जो है, हो सकता है उपभोक्ता
जागरूक हो, लेकिन जरूरी नहीं जो उत्पादक हो वो भी जागरूक हो। उसको सस्ते से सस्ते चीज बनानी है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हम बड़े चीन से जो है चीन का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, तो चीन की कोई डायरेक्ट चीज आएगी तो नहीं लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे उत्पादक हैं, जो चीन की वस्तुओं को चीजें बना रहे हैं, उनके लिए तो सस्ती चीजें ही। भले अभी जैसे सरकार ने थोड़ा सा चीन पर आने वाली स्टील पे रोक लगाने की कोशिश की, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एसएमई सेक्टर वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि इससे हमारा कंपिटिटिवनेस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीजें सस्ती है तो ये खरीदी जाएगी। अब यहां से जितना टन आएगा तो इनका जो है उत्पादन उतना डाउन होगा, ये जितना अप होगा उतना डाउन होगा, तो इनके यहां पे रोजगार जाएगा, इनकी जीडीपी प्रभावित होगी। तो अब सीधे तो रोक नहीं सकते क्योंकि डब्ल्यूटीओ के तहत ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का इनको दर्जा देना है, ये अन्य तरीकों से नहीं रोक सकते। तो इन्होंने एक नया शगुफा निकाला, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट रेशियो। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक टन जो चीजों को या जो भी इकाई है उसको उत्सर्जित करने के लिए बाय द वे हम 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक टन पे उत्सर्जन पे आ रहा है, तो उससे ज्यादा अगर उत्सर्जन उससे ज्यादा पे अगर कोई उत्सर्जन आ रहा है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 200 किलोग्राम, तो ये जो 100 किलोग्राम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपने यहां ही नहीं, हम दूसरे के यहां भी इसको कम करेंगे। तो उसके लिए है कि हम इस पर टैक्स लगाएंगे ताकि ये प्रोत्साहित हो। ये जैसे इस पर टैक्स लगाएंगे कि जो 100 किलोग्राम इसने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है, तो हम इस पर टैक्स लगा देंगे 30 रुपए, हमारा मर्जी कि 30 रुपए, यानी मान लिया एक पर्टिकुलर मान लिया कि ये जो एक्स्ट्रा 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे हम 30 रुपया इसमें जोड़ दिए। अब इसकी कीमत हो गई 110 रुपए। अब ले लो भैया, यहां पे 100 रुपए में बन रहा है, वहां पे अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत जो कार्बन टैक्स लगा उसके तहत अब इसकी कीमत 110 रुपए हो गई। अब यहीं की स्टील बनेगी। तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कमी की, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये विकसित देशों के उत्पादन को हैम्पर करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखने में तो ये लग रहा है कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करें, क्योंकि एक तो ये है, दूसरी क्या होगा कि ये विकसित देश की कंपनी होगी, इसको लग रहा है यहां पे नुकसान हो रहा है तो यहां से उठ के यहां पे आ जाएगी उत्पादन करने के लिए, तो इनका जो रोजगार है, जो जीडीपी है, वो प्रभावित होने लगेगा। तो इसको सीधे तरीके से नहीं रोक के कान घुमा के एक तरह से नॉन टेरिफ बैरियर के रूप में ये जलवायु मुद्दे को या कार्बन मुद्दे को ला रहे हैं। यानी इसीलिए देखिएगा कि ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट है, देखने को लगेगा कि ये पर्यावरण का मुद्दा है, लेकिन ये पर्यावरण का नहीं मुद्दा है, ये आधुनिक समय में जो व्यापार से जुड़ी हुई चुनौती के रूप में है वो हो रहा है। और इसीलिए ब्रिक्स देशों ने इसका विरोध किया है, हर तरह के मंच से विरोध किया है। हालांकि अभी यूरोपीय यूनियन उसको लेकर डटा हुआ है। तो आइए, इसको समझ में आ गया ना कि क्यों ये सारी कहानी की जा रही है। अब इसी को जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं उसमें जो लिखा हुआ है। देखिए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? एक प्रकार का आयात शुल्क है जो यूरोप द्वारा अन्य देशों में ऐसी प्रक्रियाओं से उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू यूरोपीय निर्माताओं द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली अनुमति से अधिक कार्बन उत्सर्जन का कारण बनती है। वही मैंने बताया कि वहां पे कम टन उत्सर्जित हो रहा है, पर टन कम किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, यहां पे ज्यादा हो रहा है, तो इस पर टैक्स लगा दो ताकि वो भी हरित प्रौद्योगिकी को प्रयोग करना शुरू करे। ठीक है, इसे 2023 में शुरू किया गया था और सीबीएम को यूरोप में उद्योगों को उच्च पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखते हुए प्रतिस्पर्धी बने रहने की अनुमति देता है और ये उन उद्योगों को अपने उत्पादन को उन देशों में स्थानांतरित करने से रोकता है जहां पे कम उत्सर्जन होता है, जिसे आप इसे कह सकते हो कि कार्बन रिसाव या कार्बन लीकेज के रूप में कहा जाता है। ये बातें कही तो जाती है, लेकिन मेन उद्देश्य वही है, अपने उद्योगों को, अपने उत्पादन को बचाए रखने के लिए ये काम किया जा रहा है और ये नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में ये सामने आ रही है। तो इसको कहते हैं जलवायु से संबंधित व्यापार प्रतिबंध, क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड बैरियर के रूप में ये सीबीएम या इसी तरह के और भी हथकंडे जो है, तमाम तरह के हथकंडे विकसित देशों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। तो देखिए
यानी ये जो सीबीएम है एक तरह से ट्रेड जो है क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड बैरियर के रूप में एक मुद्दा बना हुआ है, क्लाइमेट रिलेटेड नॉन ट्रेड बैरियर के रूप में। तो देखिए सीबीएम जलवायु परिवर्तन से जुड़ा अपनी तरह का पहला व्यापार उपाय नहीं है, लेकिन अब तक सबसे प्रभावशाली है और अन्य विकसित देशों द्वारा भी इसी तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्य गैर टैरिफ व्यापार उपाय भी हैं, जैसे अवैध रूप से काटे गए जंगलों से बने उत्पादों को आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे पहले यह था ना कि जो है महिला या ये बच्चों के द्वारा, ये उनका कोई प्रेम नहीं है, कुल मिला के वो चाहते हैं कि जैसे बच्चों के यहाँ पे परिवार है, परिवार के साथ बच्चे भी रहते हैं तो चीजें सस्ती हो जाएगी, वो पर्यावरण, वो मानवाधिकार, ये सारी चीजें वो आपके जो स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि विकासशील देश हैं, कई सारी कमियां हैं, तो कई सारी जो स्टैंडर्ड की कमी के कारण वो चीजें उन विकासशील देशों में सस्ती पड़ जाती हैं। जब सारे प्रोटोकॉल, सारे स्टैंडर्ड आप यूरोप के ही अपना लोगे तो फिर तो आपका वो चीज उतना महंगा पड़ ही जाएगा, फिर कोई जो कॉम्पिटिटिवनेस है वही खत्म कर देगा, और उसी तरह से वो चीजें करते भी हैं। और ये अब जलवायु परिवर्तन को लेकर ये किया जा रहा है। इसका प्रभाव चीन और भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यात पर पड़ना ही है, और ऐसे में इन देशों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये अनुचित बाधा है, अनफेयर बैरियर है, क्योंकि यह डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के तहत भी नहीं है कि डब्ल्यूटीओ इस तरह के किसी भी ट्रेड बैरियर को लगाने की अनुमति, नॉन ट्रेड बैरियर लगाने की अनुमति नहीं देता है पर्यावरण के आधार पे, और न ही ये पेरिस एग्रीमेंट या क्योटो प्रोटोकॉल या जितने भी तरह के परमाणु जो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण को लेकर संधि समझौते हुए हैं उसमें भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो वो भी विकासशील देशों को छूट देता है अपने यहाँ पे अपने विकास को एक लेवल तक लाने के लिए कार्बन उत्सर्जन में। और ऐसे में न केवल ये कार्बन मुद्दे का जो जलवायु संधि है उसका उल्लंघन है, ये व्यापार संधि का भी उल्लंघन है। इसलिए इस तरह का विरोध वैश्विक जो विकासशील देश या ग्लोबल साउथ के देश द्वारा किया जाता रहा है। तो वही है कि किस तरह से इसका विरोध किया है। तो देखिए ब्रिक्स देशों ने सशक्त रूप से किया ही। अभी हम नीचे देखेंगे कि ब्रिक्स ने कहा है कि इस तरह की चीजें अस्वीकृत है, अस्वीकार्य है, और इसका निंदा भी किया है। इसके साथ साथ भारत, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका बेसिक देश, जैसे ब्रिक्स के रूस वाले देश को छोड़ दिया तो खैर ब्रिक्स की सदस्य संख्या और भी हो गई है। तो जो बेसिक देश है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया और चाइना है, ये विकासशील देशों का समूह है जिन्होंने 2009 में एक अपना समूह बनाया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे होंगे, सम्मेलन होंगे, वहां पर ये चारों देश मिलकर एक तरह का जो है अपना रखेंगे, वक्तव्य रखेंगे, उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा है। पिछले साल जो है अजरबैजान में सम्मेलन हुआ था COP29 का, उसमें भी काफी लेट हुआ था कि इसी तरह के कार्बन बॉर्डर या उसको लेकर जो मामला आया था, व्यापार को उससे जोड़ने की बात आई थी, ये सारी चीजों को रोकने की बात इसमें की गई है। ठीक है,